दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आदाब। आज है 24 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आप देखेंगे अब नाटो और ईरान के बीच छिड़ सकती है जंग। ईरान ने जारी कर दी बेहद सख्त वार्निंग, कहा होशियार रहो नाटो। इसराइल की सियासत में आया जल्जला, सरकार पर लगे ऐसे इल्जाम कि अगला इलेक्शन नेतन्याहू के लिए बन सकता है शिकस्त का मैदान। न जंग न कोई हमला, इराक ने आखिर कैसे लिख डाली ईरान और सऊदी अरब के महामिलन की कहानी, बताएंगे हम। पाकिस्तान के एक छिपे कदम से क्यों बदल सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा खेल, बताएंगे हम। 4 दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा ब्रिटेन, एक रिपोर्ट से CIA के उड़ गए होश। दुनिया में एक अनदेखी आफत की दस्तक, WHO ने बजाया इमरजेंसी का सायरन और टहल उठी पूरी दुनिया। और चांद भी कभी उगल रहा था आग, अरबों साल पुराने खौफनाक राज से उठा पर्दा। ये थी हेडलाइंस जो हैवी थी, खबरें से भारी होगी। ईरान जंग का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर रहा है और ऐलान कर रहा है नाटो के मेंबर मुल्कों पर हमला करने का, यानी यूरोप पर। 24 अगस्त को आई ये खबर साफ बताती है कि ईरान की ये वार्निंग्स उसी बात का अंदेशा है जिसका जिक्र हम आज सुबह भी कर चुके हैं। अंदेशा इस बात का है कि इस बार शायद अमेरिका के साथ सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि कई नाटो मेंबर मुल्क भी मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। और यही हमारे थंबनेल की सुबह पहली लाइन भी थी। और खुद अमरीकी कांग्रेस के स्पीकर भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। बहुत से लोगों को यकीन हुआ, खबर नहीं पढ़ते, लेकिन अब हिजबुल्लाह के करीबी समझे जाने वाले लेबनानी मीडिया हाउस अल मायदीन की रिपोर्ट देखिए, ईरानी मीडिया को भी देखिए और संजीदगी से सुनिए और समझिए कि ईरान ने किस कदर खतरनाक और खुली वार्निंग दी है नाटो को। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने ऑफिशियल बयान दिया, सरकारी बयान, और साफ लफ्ज़ों में खबरदार किया कि अगर यूरोप के मुल्कों ने ईरान के खिलाफ होने वाले किसी भी ज़्यादती या हमले में या अटैक में हिस्सा लिया तो ईरान यूरोप के अंदर मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को सीधे तौर पर निशाना बनाएगा और उन पर मिसाइलें बरसाएगा। अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बागई ने दो टूक कहा कि ईरान किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमलावर मुल्क जंग ख़त्म करने की शर्तें तय करें। वो शर्तें तय नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी मुल्क के पास ईरान से खौफ खाने की कोई वजह नहीं, हमसे मत डरो। जब तक वो मुल्क ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को ना करने दें, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। इस्माइल बागई ने जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ होने वाले हर हमले की जड़ को ख़त्म करना, उसके ओरिजिन को तबाह करना ईरान का कानूनी हक है, डिफेंस का हक है। भाई, हम अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। यानी ईरान ने यूरोप को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी ज़मीन तक इस्तेमाल, तुम भले हमले में शामिल ना हो, तुमने अगर अमेरिका को अपनी ज़मीन भी इस्तेमाल करने दी तो फिर राहत इंदौरी साहब का शेर याद रखना, ये ईरान कह रहा है। और वो शेर क्या है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है दोस्तों। ईरान का साफ पैगाम है कि इस बिगड़ते हुए सूरत हाल का जिम्मेदार ईरान नहीं है और हमलावर मुल्कों की शर्तों पर यह जंग हरगिज़ ख़त्म नहीं होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर यूरोप के नाटो मुल्क अगर अमेरिका का साथ देकर ईरान पर हाथ डालने की गलती करते हैं तो इस बार जंग का दायरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप की ज़मीन पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरानी मिसाइलों की जद में होंगे। इसमें कि एक खबर हम आपको अभी 1-2 दिन पहले भी दे चुके थे, लेकिन अब ये ईरान की तरफ से 24 अगस्त को इस तरह से सरकारी बयान आना, इट मीन्स ईरान के पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनपुट है कि इस बार अमेरिका के अलाइज उसके साथ उतर सकते हैं मैदान में। और यकीन मानिए, अरब स्टेट्स नहीं बोले, उन्होंने हमला नहीं किया ईरान पर, वापस रिटेलिएट नहीं किया। आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई उनके अंदर दम नहीं था या वो अंदर मिले हुए हैं या उनके अंदर कुछ भी नहीं है, खैर, लेकिन यूरोप के पास बहुत है, नाटो के पास बहुत है। क्या एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका नाटो की ज़मीनों से हमला करेगा ताकि अगर वापस ईरान वहाँ रिटेलिएट करे तो नाटो ना चाहते हुए भी इस वॉर में इंडल्ज हो जाए। अगर ईरान वार्निंग दे रहा है, इट मीन्स मामला सीरियस है। ना मानने वाले से नहीं मानेंगे, लेकिन मामला सीरियस है क्योंकि बयान ऑफिशियल है। आगे बढ़ते हैं। एक नई रिपोर्ट ने इस्राएली हुकूमत और ख़ासकर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों
बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी देखने को मिली थी। इसे लेकर अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट ऐसी है जो मैं आपको पढ़ूंगा आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि नेतन्याहू की सियासत पर एक बहुत बड़ा डेंट साबित होने वाली है। और नेतन्याहू को जो चाहते हैं, दोस्त बुलाते हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा इस रिपोर्ट को सुनने के बाद। इसराइल के स्टेट कंट्रोलर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी यानी IAA में करीब 25% मुलाजिम ऐसे हैं जिनके अपने रिश्तेदार उसी डिपार्टमेंट में अफसर बने बैठे हैं। यानी वही नहीं, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वही चल रहा वहाँ भी यहाँ भी। आप अच्छा उनके भांजे हो, वही वाला चक्कर। इतना ही नहीं, बड़े ओहदों की भर्तियों में 30% टेंडर्स ऐसे पाए गए जहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में था। यानी ये भर्तियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई, कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। उन्हीं को बुलाया था, वही भर्ती हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल हगाई टोपोलांस्की ने महज 8 महीने में ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह सियासी दखल अंदाजी को माना गया। ऐसा नहीं है कि इसराइल के सरकारी सिस्टम की ये गिरावट सिर्फ एयरपोर्ट तक ही महदूद है। जनवरी 2026 में इसराइली पार्लियामेंट को, जिसे नेसेट कहते हैं, उसको दी गई जानकारी के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में 1049 अहम ओहदे परमानेंट अफसरों की जगह काम चलाऊ टेम्पररी अफसरों के भरोसे चल रहे हैं। वहीं तालीम के शोबे में ट्रेन टीचर्स की जगह गैर ज़रूरी लोगों की तैनाती से पढ़ाई के लेवल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नेतन्याहू पहले ही कई तरह के इल्ज़ामात से जूझ रहा है। ऐसे में सामने आई रिपोर्ट अपोजिशन का बड़ा हथियार बन गई है। नेतन्याहू पर जल्द से जल्द आम चुनाव कराने का दबाव और बढ़ गया है, और ऊपर से ये करप्शन के केसेस खुलना उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। आपको ये सारी बातें सुनकर लग रहा होगा ये बातें तो हम रोज़ सुनते हैं अपने यहाँ, टेम्पररी टीचर, काम चलाओ, ये वो, उनके रिश्तेदार, उनके अभी नेतन्याहू जंग का बहाना बनाकर इलेक्शन को टालता आ रहा था, लेकिन अब उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। देखते रहिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच मचे घमासान के दरमियान एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक खबर सामने आई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच अरसे से चले आ रहे अविश्वास, हिंदी में सुना करें कुछ खबरें, अविश्वास और तनाव को ख़त्म करने के लिए, बेयकीनी और तनाव को ख़त्म करने के लिए इराक ने एक बेहद अहम और बड़ा प्रपोज़ल पेश कर दिया है। इराक ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने की नई पहल की है, ताकि पूरे इलाके को किसी बड़ी जंग की आग में झुलसने से बचाया जा सके। इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कासिम अल अरज़ी ने इस बात की तस्दीक की है। ये खबर मैंने आपको मॉर्निंग शो में भी दी थी, लेकिन इससे पहले वीडियो में दी थी। इस वक्त इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ तक बहुत से लोग नहीं पहुँच पाए थे। यहाँ सुन लें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक सिक्योरिटी का निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि खुद दोनों मिलकर रीजन की हिफाजत का जिम्मा तो उठा लें, लेकिन आपस में टकराने से भी बच जाएं। बहुत सी चेंजेस और बहुत सी करवटें सर देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक तौर पर बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी डिप्लोमेटिक खबर सामने आ रही है। इलाके के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुई ताज़ा बातचीत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जारी कशमकश और तनाव को कम करने में एक नया मोड़ आ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के पास ईरान को फिर से टेबल पर लाने और इलाके में अमन बहाली की राह हमवार करने का ज़रूरी सियासी और डिप्लोमेटिक असर मौजूद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी से जुड़े किसी फाइनल समझौते पर बातचीत तेज़ हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे नाजुक और अहम समुद्री रास्ता था नहीं, बन गया है। यहाँ से दुनिया की एनर्जी और तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहाँ पर दो तरफ की पावर्स हैं, एक तरफ अरब हैं, दूसरी तरफ ईरान है। अरब के कई मुल्क हैं, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इराक, कतर, सब इस रास्ते से जुड़ते हैं, और उधर ईरान। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट पूरी दुनिया की इकनॉमी को हिलाकर रख सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि असली कामयाबी तब मिलेगी जब ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम हॉर्मुज़ में तनाव कम करने पर राज़ी हो और अमेरिका भी इसके बदले कुछ ठोस कदम उठाए। हकीकत ये है दोस्तों कि गल्फ में चल रहे इस
क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और अब हर किसी को इस मसले के जल्द सुलझने की उम्मीद है। अब डिटेल में एक ऐसी खबर सुनिए जो कल बतानी रह गई थी, लेकिन अब इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, तो मैंने कहा हाथ में कुछ है, आपके सामने रख दे रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन जिस ईरान की घेराबंदी करने में जुटा था, उसी ईरान से जुड़े हैकर्स ने डिजिटल मोर्चे पर एक ऐसा हमला कर दिया है कि पूरे मगरबी मुल्कों के होश उड़ गए हैं। मामला दरअसल ये है कि ब्रिटेन का एक पावर प्लांट अचानक बंद हो गया। जब जांच की गई तो पता ये चला कि एक हैकर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के एक पावर प्लांट पर ईरानी हैकर्स का ऐसा ज़बरदस्त साइबर हमला हुआ, जिसके बाद वो प्लांट पूरे 4 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहा। सबसे हैरत की बात ये रही कि CIA यानी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6, इन दोनों जैसी बड़ी खुफिया एजेंसियां और इनके जासूस भी इस साइबर हमले को रोकने में नाकाम रहे। अगर इस रिपोर्ट की तस्दीक होती है कि ये हुआ, तो ये ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर ईरान से जुड़े लोगों का पहला कामयाब डिजिटल अटैक माना जाएगा। हालांकि ब्रिटेन के पावर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने इस बात को माना है कि एक छोटे पावर प्लांट पर इसका असर पड़ा था। ये डिजिटल हमला ठीक उसी वक्त हुआ है दोस्तों, जब अमेरिका के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सस्पिशियस ईरानी हैकर्स ने अपना निशाना बनाया था। अब दुनिया इन दोनों हमलों को जोड़कर देख रही है। ईरान वॉर के दौरान ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने फौजी ठिकानों से ऑपरेशन चलाने की इजाज़त दी थी। इसके जवाब में ईरान ने भी वार्निंग दी थी कि ईरानी ज़मीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर ठिकाना हमारा सीधा निशाना होगा। और ये वार्निंग 24 अगस्त को और पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि इस पर ऑफिशियल बयान आ गया है सरकार का। जब फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है, इस्माइल बागई बोलते हैं, इट मीन्स की हुकूमत बोल रही है। माना जा रहा है कि ये साइबर हमला उसी वार्निंग का डिजिटल जवाब है। हालांकि ऐसे हमले कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाते जब तक कि हमला करने वाला खुद इसे कबूल ना करे, और सरकारें कभी भी साइबर हमलों को कबूल नहीं करती। अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस की तबाही अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मई 2026 में फैले इबोला के 17वें आउटब्रेक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी करार दे दिया है। पड़ोसी मुल्क युगांडा तक फैला ये खौफनाक वायरस अब तक के सबसे जानलेवा दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांगो हुकूमत के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इबोला से होने वाली मौतों की दर 20% से छलांग लगाकर 48% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 2 मरीजों में से एक शख्स अपनी जान गंवा रहा है। इस बार फैला बुंडी बुगियो स्ट्रेन बेहद खतरनाक और जानलेवा है। इसकी कोई मुकम्मल मंजूर शुदा वैक्सीन बाजार में मौजूद नहीं है। हालांकि WHO ने वीबो वैक्सीन की 70,000 डोज भेजने का वादा किया है, जिसकी पहली खेप कांगो पहुंच भी चुकी है। वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ रहे करीब 160 डॉक्टर और अफसर इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 45 हेल्थ वर्कर्स की मौत भी हो चुकी है। वेटिकन सिटी से पोप लियो ने इस तबाही पर गहरा रंज जताते हुए दुनिया भर से मदद की बड़ी अपील की है। वहीं अफ्रीका CDC ने वार्निंग दी है कि ये अब सिर्फ कांगो का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। हकीकत यह है दोस्तों कि जंग, बदअमनी और इलाज की कमी के बीच घिरे कांगो में हालात बेकाबू हो रहे हैं। अगर आलमी बिरादरी ने फ़ौरन मदद का हाथ नहीं बढ़ाया तो ये जानलेवा आफत पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी चपेट में ले लेगी। बढ़ते आगे, साइंस की भी खबरें होनी चाहिए। साइंस की दुनिया से एक बेहद हैरत अंगेज़ खबर सामने आई है। जिस चांद को देखकर हम बरसों से यही समझते रहे कि वहाँ सब कुछ खामोश है, सब कुछ ठंडा पड़ा है, दरअसल उस चांद का सीना भी कभी आग उगल रहा था। साइंसदानों को चांद की ज़मीन पर 80 किलोमीटर चौड़े 2 बड़े ज्वालामुखियों के निशान मिले हैं, 2 बड़े वॉल्केनोज के निशान मिले हैं। डेटा और तस्वीरों के बेस पर खुला ये राज ये बता रहा है कि अरबों साल पहले चांद बेहद एक्टिव था। चांद के प्रिंस हार्बिंगर इलाके में ये खोज हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस इलाके के आसपास घुमावदार रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सीधा सबूत है कि किसी ज़माने में वहाँ लावे की नदियाँ बहा करती थीं। साइंटिफिक मॉडल्स के मुताबिक चांद के सीने पर यह हलचल आज से करीब
3.4 سے 3.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس بڑی کھوج نے چاند کے پرانے اور آتشی اتہاس سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اب سائنسداں یعنی سائنٹسٹ اس بات کی تحقیقات میں جٹ گئے ہیں کہ چاند کے اندر میگما کیسے بنا اور اس نے چاند کی پوری بناوٹ کو آخر کیسے بدل دیا۔ سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائنز شو میں ہم کوشش کرتے ہیں دنیا کی بڑی خبریں، مڈل ایسٹ کی بھی اور دنیا کی بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں سائنس کی بھی خبر ہو، آگے دیکھیں گے اسپورٹس بھی آ جائے۔ ویسے سائنس اور افریقہ کانٹیننٹ جسے کوئی چھوتا نہیں ہے، ہم ہر جگہ کی خبر اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ہر کوئی خبر ہے، کوئی ایجنڈا یا پروپیگنڈا نہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔